Hello everyone, we are going to start with another lecture और इस lecture में basically हम जो discussion कर रहे हैं वो question number 2 है assignment का जिसमें काफ़ी students को problem थी so I just thought कि इसका एक worked example मैं share कर दूँ. Alright. So question आप लोगों ने कर लिया, assignment आप लोगों ने कर लिया, we are going to start with this, right? तो अगर किसी को कोई problem है तो he or she can see this video, right? सो वी विल स्टार्ट विथ रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है इस 3608. इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट्स वगैरह वाले इश्यूज नहीं है, सो विल कीप इट 3608. राइट. उसके बाद हम चल जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 1748. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें पास करनी है. अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा था कि हमने लैंड परचेज किया, लैंड वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2013. ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने एक्वायर की थी इस डेट पे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड वो 600 मिलियन, ये इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होती. On 1st January 2017, a professional valuation firm valued the building at rupees 1840 million with no change in the value of land. तो land की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई है. The estimated life at acquisition was 20 years. अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो एस्टिमेटेड लाइफ थी एक्विजिशन के टाइम पे 20 years थी. ठीक है, हमने एसेट को एक्वायर कब किया है? हमने एसेट को एक्वायर किया है 2013 में, राइट. और हम अभी बात कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, राइट. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कितनी लाइफ इसकी बाकी है इसमें, खैर वो तो अभी देख लेंगे. अच्छा, एंड द रिमेनिंग लाइफ हैज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. 60% depreciation on building is allocated to manufacturing, 25% to selling and 15% to administration. अब ये वो important line है जिसकी वजह से cost of goods sold की हम working बनाएंगे. ठीक है, एक ये line हो गई. अच्छा, इसके बाद उसने एक स्टेटमेंट दी है, MPL does not transfer effect of incremental depreciation within the equity on an annual basis. तो वो जो हम रिटेन अर्निंग की ट्रांसफर बनाते थे वो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. ठीक है. अच्छा, फिर उसने कहा प्लांट इज डिप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. उसे नहीं बताया प्लांट कहाँ जाएगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी की जो भी डिप्रिसिएशन है वो बाय डिफॉल्ट वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाती है, तो ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी. फिर उसने कहा कि जी हमने बोनस इशू किया है, इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं है. फिर उसने कहा राइट शेयर्स हमने इशू किए हैं, इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं है. फिर उसने लोन नोट्स की बात की है, इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ, लेकिन उसने फिर ये कहा कि सम ऑफ द सैलरी शीट्स वर ओमिटेड फ्रॉम द कैलकुलेशन, यानी कुछ शीट्स कुछ सैलरी वगैरह हम ओमिट कर गए, probably we couldn't take into account. And now salaries payable is to be increased from 8 million to 23 million, right? सैलरी पेबल 8 मिलियन से 23 मिलियन में है आएगा. 8 मिलियन ये जो सैलरी पेबल का अकाउंट उसने दिखाया है, उसने कहा कि देखो यार ये 8 मिलियन नहीं है, ये 23 मिलियन है, तो इससे इसका. अच्छा, फिर उसने एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया, सैलरीज एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू प्रोडक्शन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 60:20:20%. तो इसका मतलब ये तीन ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएंगी. ठीक है. सो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक तो ओरिजिनल वैल्यू. अच्छा, इसने ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह नहीं दिया है, इसने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स ही दे दिया है. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है तो ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है एक्सक्लूडिंग ऑल दीस एडजस्टमेंट्स, राइट. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्किंग, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे वर्किंग नंबर 1. ठीक है, वर्किंग नंबर 1 ले लेंगे. ठीक है, और पहले तो हम बल्कि इसको वर्किंग का अभी नाम नहीं दें, इसको हम बाद में देख लेंगे क्या वर्किंग का नाम देना है. So we will start with working number 1, which is depreciation expense, right? अच्छा, depreciation हम start में करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की. ठीक है. अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की 1 जनवरी इसकी जो कॉस्ट है वो 2600 है, बट लैंड एंड बिल्डिंग की 2600 की कॉस्ट में 600 मिलियन का लैंड इंक्लूडेड है. तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, चलें हम इसको यूं कर लेते हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग की हम ले लेते हैं कॉस्ट, राइट. कॉस्ट ले लेते हैं, कॉस्ट जो ओपनिंग दी हुई है इसने वो दी हुई है 2600, बट वी विल नॉट कंसिडर 2600, रादर वी विल कंसिडर 2600 माइनस 600. ठीक है.
अच्छा, ओपनिंग उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 1 जनवरी ओपनिंग दिया हुआ उसने 400। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये आ जाएगी 400। हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेट का कॉलम आ जाए। सो ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये हमारे पास सिचुएशन है फर्स्ट फर्स्ट एंड 2017, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी यही डेट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑन 1 जनवरी 2017 हमने बिल्डिंग को रीवैल्यू करवा लिया, ठीक है। अच्छा, नेट बुक वैल्यू भी बल्कि एक काम करते हैं, यहीं पे एक साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस बिल्डिंग की जो नेट बुक वैल्यू है इस वक्त वो आ रही है 1600, और ये भी इसी डेट की है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब उसने 1 जनवरी 2017 को रीवैल्यूएशन हुआ, और रीवैल्यूएशन में जो बिल्डिंग की वैल्यू है, सिर्फ बिल्डिंग, इसमें लैंड नहीं है, बिल्डिंग की वैल्यू हमने 1840 मिलियन कर दी विथ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। तो जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो आ जाएगी, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रीवैल्यूड जो है अमाउंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 1840, ठीक है। सो गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ 1840 माइनस 1600, तकरीबन 240 का, ठीक है। ये हम कॉस्ट में ले लेते हैं, कॉस्ट ले लेते हैं, रुपीस ले लेते हैं, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस ले लेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया 240 का, और इस वक्त 240 की अमाउंट है। और ये सारा कुछ कब हुआ है, ये सारा का सारा हुआ है 1 जनवरी 2017 को, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन हमने 1 जनवरी को की है, ठीक है। अच्छा, अब बाय द एंड ऑफ ईयर विच इज 31/12/2017 हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, बिकॉज एक साल गुजर गया है, तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है यूजफुल लाइफ देखना। अब मुझ आई एम प्रेटी श्योर आप में से काफी बच्चों ने इसको 20 से डिवाइड कर दिया होगा। ये 20 रिमेनिंग लाइफ नहीं है, ये 20 ईयर्स की जो लाइफ थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन थी, राइट। इसका मतलब है जब 2013 में हमने बिल्डिंग को एक्वायर किया होगा उस वक्त 20 साल था, ठीक है। अब 13 से काउंट करें, 13 के बाद 14, 15, 16, और सॉरी 13 पूरा गुजर गया, 14 पूरा गुजर गया, 15 पूरा गुजर गया, 16 पूरा गुजर गया। सो 4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ओपनिंग मतलब यूं समझें कि 2070, बिकॉज हम 17 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, आप उसको यूं समझें, मैं इसको अलग बता दूं। हमने 13 में एक साल चार्ज किया, हमने 14 में एक साल चार्ज किया, हमने 15 में एक साल चार्ज किया, और हमने 16 में एक साल चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब तकरीबन 4 साल की यूजफुल लाइफ इस्तेमाल हम कर चुके हैं। पूरी पूरे बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ थी वो 20 ईयर्स थी, 4 साल इस्तेमाल हो चुका है, इसका मतलब 16 ईयर्स बाकी हैं। सो विल डिवाइड 1840 विद 16। तो अगर आपने इसको 20 से डिवाइड किया है, सो यू डिड एन ऑब्वियस मिस्टेक। हम जनरली 240 को भी 16 से डिवाइड करते, बट यहाँ पे उसने क्लियरली कह दिया है, यदि एमपीएल डज नॉट ट्रांसफर इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन विद इन इक्विटी ऑन एनुअल बेसिस, तो अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा, अब मामला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये कितना जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में या तो यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा इसका कितना परसेंट, 60% डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी, इसका 60% कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी। अच्छा, इसका 15% सेलिंग में जाएगा, और एडमिन में इसका जाएगा, एडमिन में ये 25% था, 15% एडमिन में। हमने इधर कितना ले लिया, 15 ले लिया, ये 25 होगा, सॉरी। टोटल कितना है, टोटल आ रहा है 115, ठीक है, सही है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी, एक लाइन, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा फिर हमने आइडेंटिफाई किया था, प्लांट इज डिप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम रीयूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये तो बिल्डिंग हो गया, प्लांट भी है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ठीक है। अब प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है, ये इसमें जो कॉस्ट हमारे पास थी, कॉस्ट थी हमारे पास 1 जनवरी 2017 को, कॉस्ट हमारे पास थी तकरीबन, प्लांट की जो कॉस्ट थी, प्लांट की कॉस्ट थी 2104, ठीक है।
उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो थी तकरीबन, प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 670, राइट। ये भी इसी टाइम की बात है। तो इसका मतलब है जो नेट बुक वैल्यू आ रही है वो नेट बुक वैल्यू आ रही है 1434। दिस इज द नेट बुक वैल्यू एट द सेम टाइम। ठीक है। अब 31 दिसंबर 2017 को वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड व्हाट परसेंट, 20% पर एनम। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर, ये आ गया 286.8। अच्छा, अब यहाँ पे वी विल एज्यूम कि ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा है, इसलिए क्योंकि प्लांट है तो प्लांट की पूरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाएगी। तो ये दूसरी फिगर हो गई। अच्छा, तीसरी जो फिगर उसने कही थी वो कही थी सैलरी शीट की। ठीक है, तो सैलरी का एक्सपेंस भी हम यहीं पे ले लेते हैं। दिस इज सैलरी एक्सपेंस एंड वी आर गोइंग टू, दिस इज नोट, ये फिफ्थ नोट फिफ्थ में आएगा। दिस इज नोट नंबर 5, राइट। अच्छा, अब सैलरी एक्सपेंस जो है, बल्कि इसको एक काम, ये चले रहने दें इसको यहीं पे। सैलरी एक्सपेंस जो है ये हमने नोट किया था कि ओपनिंग में हमारे पास था, हमें लग रहा था 8 मिलियन का है इसका पेबल, बट हमें अब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये 23 मिलियन का है। तो इसका मतलब एक्रूड जो सैलरी एक्सपेंस मेरा बढ़ा है, इंक्रीज इन सैलरी एक्सपेंस जो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, जो ओमिट हो गई थी, वो है 23 मिलियन माइनस 8 मिलियन। 15 मिलियन का सैलरी एक्सपेंस ऐसा है जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। हम रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमने जाहिर सी बात है फिर पे भी नहीं किया होगा, तो ये लाइबिलिटी होगी पूरी आपकी, राइट। सो अच्छा, इसमें भी फिर इसने कहा था 60% जो है वो प्रोडक्शन में जाएगा, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये इसका जाएगा 60%, बाकी जगहों पे इसका चला जाएगा 20% और इसका चला जाएगा 20%। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिर क्या क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक तो वो फिगर है, तो बल्कि अब इसकी वर्किंग डाल दें, इसकी हम वर्किंग टू डाल देते हैं। ठीक है, वर्किंग टू में कॉस्ट ऑफ सेल्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है? क्वेश्चन की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो है 1784, राइट। उसके बाद फिर हमने लिया डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, राइट। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 69। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, राइट, ये डेप्रिसिएशन है 286.8। और फिर डेप्रिसिएशन, नॉट डेप्रिसिएशन, सैलरी एक्सपेंस में जो हम रह गया है सैलरी एक्सपेंस, हम वो भी ऐड बैक कर लेते हैं 9 मिलियन, राइट। So we will do a sum of all these figures, right? Sum from this to this, and this will give you cost of sales, right? Okay. So cost of sales में फिर figure क्या जाएगी? Cost of sales में आएगी 2148.8, right? And then gross profit. Gross profit will be sales revenue minus cost of sales, right? तो यहाँ पे आप लोगों ने अब क्या क्या चीजें मिस की हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक दफा चेक कर लें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों की मिस हो गई हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें अगर कोई चीज रह गई है ऐसी जो आपको पता ही नहीं थी कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो वी कैन डिस्कस इन क्लास, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर हम माइनस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जब हम माइनस करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई है 268, राइट। उसमें हम ये 17.25 ऐड करेंगे, उसमें हम ये एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसने सेलिंग कॉस्ट दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेलिंग है। तो सेलिंग एक्सपेंडिचर जो है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, 220,
220 में 28.75 ऐड होगा और एक ये 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन कॉस्ट माइनस सेलिंग कॉस्ट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद हम माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट के लिए दोबारा से हम एक वर्किंग पे जाएंगे विच इज प्रोबेबली वर्किंग नंबर 3। ठीक है, और वर्किंग नंबर 3 हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब फाइनेंस कॉस्ट के लिए बस एक चेंज मैंने इसमें किया है, वो ये कि ये 1 जनवरी 2016 लिखा था, उससे बनेगा नहीं। 1 जनवरी 2017 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की अमोर्टाइज कॉस्ट मैंने उसमें इंक्लूड नहीं की है, राइट। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, खैर वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा ये लोन हमने इशू किया 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, और इसकी ओपनिंग वैल्यू जो थी वो थी 1600 की, राइट। 1600 की इसकी ओपनिंग फिगर है। उसके बाद जो इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट जो हम पीएनएल में चार्ज करेंगे बाय यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होगा 1600 का कितना परसेंट, 1600 का 12.73%, राइट। अच्छा, अब हमने कैश पे कितना किया है, कैश पेड के बारे में कुछ लिखा है उसने। उसने कहा था कि हमने फाइनेंशियल चार्जेस 192 के पे कर दिए हैं, राइट। सो 192 के फाइनेंशियल चार्जेस इससे पे कर दिए। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस विल बी जो जो रिकॉर्ड किया है -192, और ये जो है ये आपके क्लोजिंग में ऐड हो जाएगा, राइट। तो 11.68 प्लस ओपनिंग ये आ जाएगा दिस वन। अच्छा, अब मसला ये है कि क्वेश्चन में उसने 192 पे फाइनेंशियल चार्जेस रिकॉर्ड किए हुए हैं जो उसने कैश पे किया है, और ये जो फाइन ये जो लोन है ये भी 1600 पे रिकॉर्ड हुआ है। तो बेसिकली 11.68 की फिगर रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है। ठीक है, हमने वही रिकॉर्ड किया जितना हमने कैश पे किया है। तो अब हम यहाँ पे जो एंट्री टेक्निकली बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट FINAN, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट या फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट। और ये डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस 192 नहीं है बल्कि एक्सपेंस आपका 203.68 है, राइट। सो अगर आप 192 में अगर आप ये फिगर ऐड कर लेंगे तो अल्टीमेटली उधर ही पहुंचेंगे आप। और जो लोन की फिगर है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी विद द अमाउंट ऑफ 11.68, राइट। तो जो फाइनेंस कॉस्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वो फाइनेंस कॉस्ट, आसान तरीन तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली 203.68 लिख लें। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि यार हमने तो 192 तो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिकली 192 में ये वाली एडजस्टमेंट हम बनाएंगे, अल्टीमेटली हम वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ है नहीं, तो ये जीरो आ जाएगा। सो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। ये वही प्रॉफिट है जो हम कैश फ्लोस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम टैक्स एक्सपेंस लेंगे। टैक्स जो उसने यहाँ पे चार्ज किया है वो है तकरीबन 65 मिलियन का। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 650.52।